नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू ऐश में। तो हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासकों का नाम आपको बताया था मैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट शासक थे उसी को मैंने ये भी बताया था कि पढ़ना है। अन्य जो शासक हैं दिल्ली सल्तनत के, उनके द्वारा किया गया कार्य और शासकों का नाम, ये पूछता है एग्जाम में। तो तुगलक वंश स्टार्ट है। तुगलक वंश। तुगलक एक वंश है। इसके दो महत्वपूर्ण शासक हैं। एक साइड करेंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए लास्ट में जो नाम आता है इसी के नाम से शासक वंश जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद ये उत्तराधिकारी था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक किसका बेटा था? तो बोलेंगे ग्यासुद्दीन का। ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम था उलुग खां। कभी कभी नाम पूछता है उलुग खां या जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता ग्यासुद्दीन तुगलक का कृत हत्या के नाम से फेमस है कि पिता की हत्या किया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक इसने बंगाल को विजयी करने के लिए एक अभियान निकाला। बंगाल को विजयी करने के लिए जब ग्यासुद्दीन तुगलक आया, ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय भी किया। बंगाल विजय करने के उपरांत जब दिल्ली की ओर आ रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के लिए लकड़ी का एक महल बनवाया। कहानी कुछ इस तरीके की है कि लकड़ी का इसने महल बनाया। बहुत जल्दबाजी में लकड़ी का महल बनाया, क्योंकि पिता आ रहे थे बंगाल विजय करने के बाद, आराम चाहिए था। तो हड़बड़ी में इसने तुगलकाबाद में लकड़ी का एक महल बनवाया। जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने आदेश दिया जो जीते हुए हाथी हैं, जितने भी हाथियों को जीता गया उसकी एक परेड कराया जाए। जब हाथियों का परेड हुआ, हाथियों के पैर से और इनके बल से लकड़ी का महल क्या था वो गिर गया। रिजल्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो एक बार पूरा सिनेरियो फिर से देखिए। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है। संस्थापक में ये है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक है। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय करने निकला। बंगाल विजय किया। बंगाल विजय करने के बाद ये वापस दिल्ली की ओर आ रहा था। दिल्ली की ओर आने के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने जल्दबाजी हड़बड़ी में लकड़ी का महल बनवाया। और लकड़ी का महल हाथियों की परेड की वजह से गिरा और गयासुद्दीन तुगलक की इसमें मृत्यु हो गई। तो इतिहासकार इसे पीर हत्या का दोषी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। तो पीर हत्या। और लकड़ी का महल कहाँ था? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद राजधानी भी थी तुगलकों की। दिल्ली में है तुगलकाबाद। यहाँ पे किले मिले हैं इसके, बने भी हैं। तो तुगलकाबाद राजधानी थी, यहीं पे लकड़ी का महल बना था। मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे कुशल बुद्धिमान जिसे बोला जाता है वह था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अपने सनक भरी योजनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? इसका वास्तविक नाम क्या है? उलुग खां या जौना खां बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सर्वाधिक शिक्षित। अगर एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसने काफी सारी चीजों में दक्षता हासिल की थी, जैसे कि साहित्य, धार्मिक, धर्म के मामले में, दर्शन के मामले में। और सैन्य ट्रेनिंग पूरी तरीके से लिया था। आधुनिक युद्ध कौशल में निपुण था। तो सैन्य प्रशिक्षण, हर चीज में यह निपुण था। लेकिन दूसरी ओर इसका व्यवहार किस तरीके से था कि ये मनमर्जी करता था, मनमानी।
सनक भरी योजना, सनक भरी योजना किसी से पूछता नहीं था और किसी भी योजना को बिना पूछे ये लागू करता था, तो काफी विफल भी रहा। खैर मोहम्मद बिन तुगलक जो भी है, इतना जरूर था कि वो अपने समय का सबसे शिक्षित और दिल्ली दरबार में, दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित था। अलाउद्दीन खिलजी, जो नाम सुनते हैं अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ये क्या था? अनपढ़ आदमी था। अनपढ़ होने के बाद भी इसने भारत में सबसे विशाल दिल्ली सल्तनत का एक साम्राज्य स्थापित किया था, दक्षिण भारत तक स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था। अकबर जैसा महान शासक भी अनपढ़ था, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक टॉप नंबर पे था। मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य किया इसने, इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। उपलब्धि विफल रही थी। सबसे पहले राजधानी का स्थानांतरण, ये पूछता है राजधानी का स्थानांतरण, अर्थात राजधानी को ट्रांसफर किया। ये चाहता था दिल्ली राजधानी न रहे। इसने काफी लंबा समय युद्ध में दक्षिण भारत में व्यतीत किया था, दक्षिण भारत रहता था ये। दक्षिण भारत में देवगिरी था, महाराष्ट्र में, देवगिरी महाराष्ट्र। तो इसने प्लान बनाया कि राजधानी दिल्ली सही नहीं है, दिल्ली की जगह राजधानी होना चाहिए था देवगिरी, देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था। इसने आदेश दिया जितने भी शाही परिवार के लोग हैं, शाही परिवार, सूफी हो, सूफी संत, दरबारी, मुल्ला उलेमा, जितने भी रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ये सब ऑफिसर कैटेगरी में आ रहे थे। इन सब को देवगिरी आना है, ऐसा आदेश इसने फरमान जारी किया कि सारे देवगिरी चलेंगे। इसके लिए योजना बनाई। उस योजना का नाम कभी कभी पूछता है, योजना, योजना का नाम है दौलताबाद। दौलताबाद या राजधानी समझिए, दौलताबाद ही राजधानी था। इसने नाम चेंज कर दिया था, दौलताबाद रख दिया था। तो योजना भी दौलताबाद है, राजधानी भी दौलताबाद है। हालांकि यह योजना जो थी इसकी, बोलेंगे विफल रही, विफल रही। इसके आदेश को मानने से शाही परिवार से लेकर सूफी संत, दरबारियों सभी ने मना कर दिया। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने एक कराची अभियान स्टार्ट किया था। क्या है कराची अभियान? एक तो दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण किया, दूसरा बोलेंगे कराची, एक अभियान है इसका सेकेंड उपलब्धि में, कराची अभियान। कराची अभियान क्या था? तो कांगड़ा जो था भारत के अंदर था। कांगड़ा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा क्षेत्र है, रीजन है। तो कांगड़ा पे चीनियों ने अटैक किया। चीनी भारत के जो कांगड़ा क्षेत्र है या हिमालय क्षेत्र, उस पे अटैक कर रहे थे। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, इसने सैनिक भेजी और सैनिक भेजने के बाद इसने एक अभियान शुरुआत किया, कराची अभियान। हालांकि सैनिक कांगड़ा को तो छुड़ा लिए, लेकिन आगे बढ़ गए और वह तिब्बत में चले गए, और तिब्बत में स्थान इन लोगों ने सैनिकों को समाप्त कर दिया। कांगड़ा से आगे नहीं जाना था सैनिकों को। इसका आदेश तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं दिया था, ओनली कांगड़ा विजय करके वापस आने का आदेश दिया था। लेकिन कांगड़ा का नेतृत्व जो सेनापति कर रहा था, आगे बढ़ के वो तिब्बत में चला गया। रिजल्ट है, स्थानीय लोगों ने इसे समाप्त कर दिया, किसे? सैनिकों को समाप्त कर दिया। तो कराची अभियान था इसका, पूछता है कभी कभी कराची अभियान। थर्ड नंबर पे सांकेतिक मुद्रा। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट किस तरीके से है, सांकेतिक मुद्रा। और पढ़ा लिखा कुशल बुद्धिमान है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, तो एक्सपेरिमेंट करेगा। इकोनॉमिक्स से लेके साइंस टेक्नोलॉजी सारे में ये इसने महारत हासिल की हुई थी। तो सांकेतिक मुद्रा, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये क्या है सांकेतिक मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा इसने तांबे कांसे का चलाया था, तांबे कांसे का मुद्रा। तांबे कांसे का मुद्रा चलाया, लेकिन इस मुद्रा का मूल्य चांदी और सोने के बराबर था। क्यों चांदी सोने के मुद्रा के बराबर था? क्योंकि चांदी और सोने की कमी थी।
चांदी सोने की कमी थी इसके साम्राज्य में। ये चाहता था चांदी और सोने की कमी को कैसे पूरा किया जाए। चांदी और सोने की कमी को पूरा करने के लिए इसने एक सांकेतिक मुद्रा चलाया, तांबे और कांसे का मुद्रा, जिसका मूल्य तांबे या सोने के मूल्य के बराबर था। अर्थात अगर तांबे का कोई मुद्रा था तो उसके बराबर चांदी या सोने का मूल्य दिया जाएगा। भू राजस्व देना हो, व्यापार करना हो, अगर किसी को भूमि कर देना था या व्यापार के लिए बड़े बड़े व्यापार का कॉन्ट्रैक्ट होता था, ये देना था पैसा, व्यापारिक पैसा किसी को, तो कैसे इस्तेमाल करता पैसे को। तो सोने चांदी की तो कमी थी, तो तांबे और कांसे की मुद्रा जिसका मूल्य सोने चांदी के बराबर हो उसके जरिए होता था। और ये कंसेप्ट इसने कहाँ से उठाया था? ये कंसेप्ट इसने चीन और ईरान से उठाया था। चीन और ईरान में सांकेतिक मुद्रा चल रहे थे, तो उसी समय इसने सांकेतिक मुद्रा भारत में भी प्रारंभ किया। हालांकि सांकेतिक मुद्रा का सोनारों ने दुरुपयोग किया। जो सोनार थे इन्होंने सांकेतिक मुद्रा तांबे और कांसे बहुत व्यापक पैमाने पे छापना स्टार्ट किया, डुप्लीकेट, फर्जी तरीके से, और उसे एक्सचेंज कर लेते थे सोनार। अर्थात सोनारों के पास जाने लगा चांदी और सोना, और बाजार में आने लगा तांबे और कांसे। ऐसे करके बाजार में जो पूरा मार्केट था उसमें चांदी और सोने की जगह तांबे कांसे की मुद्रा का भंडार लग गया, क्योंकि रियल में सोना चांदी ज्यादा सोनारों के पास जा रहा था। ये डुप्लीकेट कर रहे थे सांकेतिक मुद्रा का। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स अनस्टेबल हो गई, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई सांकेतिक मुद्रा के कारण। जो विदेशी थे भारत से व्यापार करने से बचने लगे। विदेशी क्या करते, क्योंकि विदेशी चाह रहे थे कि सोना चांदी से ट्रेड हो, लेकिन सांकेतिक मुद्रा से कैसे ट्रेड होता। असली में सोना चांदी तो चला गया सोनारों के पास, विदेशियों ने ही वहां से ट्रेड करना बंद कर दिया। इकोनॉमिक्स चरमरा गई और तांबे और कांसे की मुद्रा का भंडार तुगलकाबाद में लग गया। तुगलकाबाद में तांबे और कांसे की मुद्रा का स्टॉक हो गया, बहुत विशाल मात्रा में एकत्रित किया गया, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा को फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक ने बंद कर दिया। बोला बाजार में जितने भी सांकेतिक मुद्रा हैं वापस लिया जाए। एक तरीके का समझिए नोटबंदी, सिंपल भाषा में बोलूं तो नोटबंदी मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहीं है, वहीं से कंसेप्ट आया है। अब जब इकोनॉमिक्स चरमरा गई तो क्या होता? इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए इसने कुछ और उपाय किए। भू राजस्व को बढ़ा दिया इसने, टैक्स की दर को इसने बढ़ा दिया। भू राजस्व, पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्स से ही पैसा आएगा। तो इसने भू राजस्व को बढ़ाया। जैसे ही भू राजस्व को बढ़ाया, टैक्स की दर बढ़ाई भूमियों पे, उपज पे, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। कृषि और किसानों ने विद्रोह स्टार्ट किया। पहले जो भी टैक्स दे रहे थे किसान, अब उससे अधिक बढ़ गया था, 50% इसने टैक्स बढ़ा दिया। रिजल्ट है किसानों ने विद्रोह कर दिया, अपने खेतों में आग लगा दी। बोले हम टैक्स तो नहीं देंगे, खेतों में अनाजों में आग लगा दिए। रिजल्ट है इकोनॉमिक्स को बहुत झटका लगा। उस समय इकोनॉमिक्स कैसे चल रही थी? सारा का सारा इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर पे ही चल रहा था। इसके बाद ही ट्रेड का नंबर था। और एक लाइफ, जीवन किस पे था निर्भर? कृषि पे। श्रम किस पे निर्भर था? तो 90 से अधिक % लोग श्रम कर रहे थे, उस समय का दौर था। तो रिजल्ट है कि अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा गई। तो इकोनॉमिक्स की भरपाई भू राजस्व से करना चाहा, भू राजस्व में भी विफल रहा। अंत में इसने घुमा फिरा के एक कृषि विभाग की स्थापना की। तो कृषि मंत्रालय, तो मंत्रालय इसका नाम देंगे या दीवान ए कोही। कभी कभी पूछता है कृषि मंत्रालय की स्थापना किसने की? दीवान ए कोही। किसान नाखुश थे, एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे, और ये चाह रहा था भू राजस्व बढ़े, नए नए फील्डों में जो बंजर जमीन है, प्रति जमीन है, वहां भी एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर का विस्तार हो। किसान जो है उनको राहत दिया जाए, उनको छूट दिया जाए, तालाब का निर्माण किया जाए, नहर का निर्माण, कीटनाशक, उर्वरक, सब की व्यवस्था किया जाए, तभी तो जाके भू राजस्व बढ़ेगा
और भू राजस्व बढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स ठीक होंगे, अंत में दिल्ली सल्तनत ठीक होगा। तो ऐसा करने के लिए इसने कृषि मंत्रालय स्थापित किया और दीवान ए कोई का नाम है इसका, दीवान ए कोही। तो जो नए लोग थे, नए नए लोगों ने दीवान ए कोही से काफी सारा पैसा लिया, एग्रीकल्चर के नाम पे पैसा लिया कि हम कृषि करेंगे, बंजर पड़ती भूमि पे हम जाके कृषि करेंगे। लोग आ रहे थे, दीवाने कोई से पैसा बल ले रहे थे, लेकिन इन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी पर्सनल लाइफ के लिए किया, एग्रीकल्चर में फिर से इन्वेस्ट नहीं किया। रिजल्ट है कि फिर से उपज नहीं बढ़ी, घुमा फिरा के आ रहा है। सब इसका एक्सपेरिमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक का, सारे विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो भी है, उस समय के सोच में अपने समकालीन से बहुत ही आगे था। अंत में दिल्ली सल्तनत, इसका क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हुआ, तो यहीं से साम्राज्य बिखरना स्टार्ट हुआ भारत में। ये थोड़ा सा जो भी है डायग्राम में, तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो सारा का सारा नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक्सपेंशन हो चुका था। अब सिर्फ रह गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय सिर्फ उत्तर भारत। उत्तर भारत, क्यों सिर्फ उत्तर भारत रह गया था, दक्षिण भारत धीरे धीरे इसके समय निकलने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम समय अपने जिंदगी में वह बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ा, अमीर बार बार विरोध कर रहे थे, या मलिक, ये कौन है, ये सब जो इसके वफादार थे वो सब विरोध कर रहे थे। शुरुआत से ही मलिक अमीर इसका सहयोग नहीं किए, जो भी काम करता था इसका विरोध करते थे और बगावत करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी इस वाले इलाके में। दिल्ली सल्तनत के समय विजयनगर बना, बहमनी बना, बहमनी। वारंगल के काकतीय शासक हैं, सब दक्षिण भारत है, हाथ से निकल रहे हैं। वारंगल, देवगिरी, तो देवगिरी हो, वारंगल हो, बहमनी हो, विजयनगर, नीचे मुंदेर, ये सब हाथ से मोहम्मद बिन तुगलक के निकल चुके थे। रिजल्ट पूरा दक्षिण भारत हाथ से निकल गया था। भू राजस्व, बड़ा इनकम जो सोर्स हुआ करते थे दक्षिण भारत, वो भी हाथ से निकल चुका था। अलाउद्दीन खिलजी इस सारे को विजय किया हुआ था। और विजयनगर, बहमनी, इसने तो बाद में एक विशाल साम्राज्य बनाया था, तो इसका ही आपको पढ़ना है विजयनगर, साथ साथ में बहमनी साम्राज्य पढ़ना है। बाकी थोड़ा मोड़ा देखना है वारंगल, देवगिरी। अब रह गया सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के पास उत्तर भारत, इसमें भी बंगाल फिरोज शाह तुगलक के हाथ से निकल चुका था। तो अंत में मोहम्मद बिन तुगलक का स्वास्थ्य गिरने लगा, बीमार हो गया और धीरे धीरे काल की ग्रस्त में चला गया, अर्थात मृत्यु हो गई। तो बर्नी ने लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ये कभी कभी लाइन पूछता है कि अंततः जनता को शासक से, जनता और शासक, यहाँ लाइन लिख लीजिएगा आप, जनता को शासक से मुक्ति मिली, शासक को जनता से मुक्ति मिली, या जनता शासक से मुक्त हुआ, शासक जनता से मुक्त हुआ। ये किसने कहा है, बर्नी ने कहा है। किसके बारे में कहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इकोनॉमिक्स या फिर सैन हो या अन्य तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट में ये पूरी तरीके से विफल रहा। हालांकि योजना इसका सही था, इम्प्लीमेशन का तरीका इसका गलत था, एक तरीके से सहयोग भी नहीं मिले थे। अगर मल्लिक अम्बीर और प्रांतों के जो भी गवर्नर थे इसका साथ देते तो निश्चित है इसकी सारी योजना उस समय की सबसे बेस्ट योजना थी। लेकिन सारे विफल होने के बाद जनता भी नाखुश थी, तो बर्नी ने ही लाइन कहा था। अंत में बर्नी इतिहासकार है,
तो जनता को शासक से मुक्ति मिली, शासक को जनता से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक किसके बारे में बोला? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब थोड़ा फिरोज शाह तुगलक देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आया, पिता मोहम्मद बिन तुगलक थे इसके। तो फिरोज शाह तुगलक, इसने भी 37 साल तक शासन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक का काल कितना था? 1325 से 51 तक का काल था। मोहम्मद बिन तुगलक इससे पहले। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, 37 वर्ष तक लंबा शासन काल चला। उत्तर भारत रह गए थे सिर्फ। और उत्तर भारत में भी क्या था? तो उत्तर भारत में बंगाल हाथ से निकल चुका था। बंगाल में सिकंदर था शासक, इसने बंगाल पे कब्जा कर लिया। तो दिल्ली सल्तनत के पास क्या रह गया? यूपी, बिहार, मालवा, गुजरात और पंजाब जैसे राज्य रह गए। तो फिरोज शाह तुगलक उत्तर भारत का शासक रह गया। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में देखिए क्या क्या इसने काम कराया। तो कृषि के लिए इसने सर्वेक्षण स्टार्ट किया। जो कृषि उपज था उसका सर्वेक्षण करता था, अर्थात एक लगान का नए तरीके से इसने व्यवस्था की। जो उपज हो रहे थे उसका सर्वेक्षण किया। इस आधार पे इसने भू राजस्व निर्धारित किया। तो अगर सर्वेक्षण पूछता है कि सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया है, तो सर्वेक्षण का काम एग्रीकल्चर सेक्टर में इसी ने स्टार्ट किया है, फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया। कृषि को सुधारने के लिए इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण किया, नहर बनवाए, तालाब बनवाए। सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। सबसे अधिक तालाबों का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बने। जो भी युद्ध होते थे, उस युद्ध में जो दास पकड़ाते थे, देखिए दास गुलाम बनेंगे, तो युद्ध में जो भी दास पकड़ाए उन्हें ये फैक्ट्री में लगाता था, उनके लिए फैक्ट्री की व्यवस्था करता था। क्या बोलेंगे? देखिए जो भी युद्ध होते थे, युद्ध में बंदी थे, इन बंदियों को पकड़ के दास बनाया गया। इसकी दूसरी उपलब्धि क्या है कि युद्ध में जो भी बंदी थे, उन बंदियों को पकड़ के दास बनाया। इस दासों को उद्योग धंधों में लगाता था। जेल में रखने से क्या है? जेल में रखने से तो अनप्रोडक्टिव होंगे, तो इसने सोचा कि इन्हें क्यों ना रोजगार धंधों में लगाया जाए, उद्योगों में लगाया जाए। ये काम करेंगे, इससे राज्य की आय बढ़ेगी। तो इसके लिए युद्ध बंदियों के लिए इसने अलग से विभाग स्थापित किया, दीवान ए बंदगां। नाम लिखेंगे आप, दीवान ए बंदगां। बंदगां या बंदगां, याद रखिए, दीवान ए बंदगां या बंदगां। फारसी है, थोड़ा सा नाक से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। युद्ध बंदियों को देखने के लिए, उनको रोजगार धंधों में लगाने के लिए, उद्योगों में लगाने के लिए कौन सी विभाग थी? तो दीवान ए बंदगां थी। फिर इसने दीवान ए खैरात की स्थापना की। एक कल्याणकारी काम करता था, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, खैरात क्या था कि खैरात में पैसे, अर्थात कल्याणकारी कार्य के लिए इसने एक नया मंत्रालय स्थापित किया, जो कल्याणकारी काम करता था। जैसे एजुकेशन की व्यवस्था, तो किसी को ऋण देने की व्यवस्था, किसी का विवाह कराने से संबंधित हो, तो ऐसे करके कल्याणकारी कार्यों के लिए इसने, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे मंत्रालय का स्थापना हो रहा है। बलबन दीवान ए अर्ज की स्थापना किया, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवान ए बंदगां फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। तो ऐसा नहीं था कि एक ही बार में दिल्ली सल्तनत में 10 मंत्रालय या 20 मंत्रालयों का निर्माण कर दिया गया। आज के डेट में देख रहे हैं कि 72 तो ऐसे मंत्री परिषद में शामिल है, अर्थात 72 तरीके का मंत्रालय है। लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत को आए हुए 150-200 साल हो गए, धीरे धीरे मंत्रालय खुल रहे हैं, एक एक चीज के लिए खुल रहे हैं। तो ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, जिसकी भी हत्या कराई, किसानों को हत्या हुआ या फिर व्यापारियों का हत्या हुआ, उन सब से माफी मांगा, उनको मुआवजे की व्यवस्था की। अर्थात अपने पिता की ओर से जो भी कार्य किए गए थे उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था की, और साथ साथ में माफीनामा भी दिया। उनके पास
माफीनामा, और इस सारे का माफीनामा लेके अपने पिता की कब्र के पास रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक इसी का बेटा था, फिरोज शाह तुगलक। इसने भी अभियान किया। कहाँ कहाँ अभियान किए? बंगाल में अभियान था इसका, इसके साथ सिंध में अभियान, और करेंगे इधर कांगड़ा अभियान। कांगड़ा अभियान नागरकोट भी कहलाता है, नागरकोट अभियान। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये नागरकोट करिए। बंगाल तो निकल चुका था, बंगाल फिरोज शाह तुगलक के हाथ से निकल चुका था। ये नागरकोट कांगड़ा वाले क्षेत्र में है, नागरकोट। पूछता है कभी कभी, नागरकोट अभियान किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यहाँ ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की जो पांडुलिपि थी उसको संग्रहित किया। संस्कृत की पांडुलिपि अर्थात किताब, 1300 संस्कृत की अलग अलग किताबों को इसने एकत्रित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में इन सारे संस्कृत की किताब का ट्रांसलेशन होता था। जितने भी सल्तनत के शासक हुए, जो भी विद्वान था, वो संस्कृत से प्रभावित था। संस्कृत के जो भी किताब होते थे उसका फारसी में ट्रांसलेशन करने की व्यवस्था करते थे। इसी में से फिरोज शाह तुगलक भी था। तो कलेक्शन किया इसने 1300 संस्कृत की किताब का ज्वालामुखी से, और उसका फारसी में ट्रांसलेशन करने की व्यवस्था की इसने। देखिए यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर को इसने गिरा दिया। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जो चार धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर हुई है। फिर से जगन्नाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। बार बार जगन्नाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन भारत में समय समय पर हुआ है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को गिराया था। इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को गिराया था, ध्वस्त कर देते थे ये। तो इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है, इतने भव्य भव्य मंदिर प्राचीन काल के ही बने हुए थे, उन सबको ध्वस्त करने का काम ये दिल्ली सल्तनत के शासक करते थे। इल्तुतमिश ने भी महाकाल मंदिर को गिराया था। जगन्नाथ मंदिर को इधर फिरोज शाह तुगलक ने गिराया। औरंगजेब का बाद में पढ़ेंगे मुगल शासक, इसने काफी सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन भारत में बार बार इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद शासन व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अंत में तुगलक शाह थर्ड आया शासक, और दिल्ली सल्तनत पे तैमूर का अटैक। थोड़ा सा ब्रीफ तैमूर के बारे में देख लीजिए। तैमूर, इसका नाम है तैमूर लंग। अगर पूरा नाम पूछेगा तो तैमूर लंग। मंगोलों का वंशज है, मंगोल और तुर्की। देखिए, तुर्की और मंगोलों के बीच एक वैवाहिक संबंध होता था। दोनों के बीच में विवाह होते थे। दोनों अलग अलग प्रजाति है, मंगोल प्रजाति और तुर्की प्रजाति। तो तैमूर भी था तुर्की मंगोल प्रजाति का। ये है कौन? तैमूर लंग। तो विदेशी है, भारत में आक्रमण किया। और जन्म कहाँ है इसका? समरकंद, उज्बेकिस्तान। समरकंद में इसका जन्म हुआ है, उज्बेकिस्तान में समरकंद। वहां से भारत में अटैक किया। लेकिन धीरे धीरे इसका बैकग्राउंड क्या है कि इसने सत्ता धीरे धीरे प्राप्त की थी। जैसे पहले गवर्नर बना अफगानिस्तान में, फिर अफगानिस्तान का ये शासक बन बैठा, मालिक। फिर इसने ईरान को जीता। अफगानिस्तान तो जीत चुका था। तो अफगानिस्तान विजय किया, फिर ईरान को विजय किया। इधर सिंध पार करके इसने भारत पे आक्रमण किए। सिंध पार किया। तो इस वाले इलाके में देखेंगे सिंध नदी ऐसे गया हुआ है। तो सिंध नदी को क्रॉस कर रहा है तैमूर लंग। सारे विदेशी आक्रमणकारी पहले तो पर्वत को पार करते हैं, हिंदू कुश को। हिंदू कुश में खैबर दर्रा है, उसको पार करते हैं। सिंधु नदी को क्रॉस करते हैं। सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद पूरे एक समतल क्षेत्र में मैदान में आ जाते हैं।
जहां से स्टार्ट होता है पंजाब। पंजाब है एक समतल वाले क्षेत्र में, भारत पाकिस्तान दोनों में है। डिवीजन के बाद आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में भी है, चला गया। तो ये मैदानी क्षेत्र है, पूरा उपजाऊ के लिए जाना जाता है अपना। इसके इस साइड में सिंध नदी के उस साइड जाएंगे तो पर्वत मिलेगा आपको। तो ऐसे करके आक्रमण हो रहे हैं अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से। इसमें तैमूर लंग ने भी भारत पे अटैक किया और सिंधु नदी को पार करके इसने पंजाब विजयी कर लिया। जब पंजाब विजयी को कर लेता था कोई शासक, तो उसके बाद वो आ जाता था समतल भूमि में, गंगा की घाटी में, अर्थात बंगाल बिहार तक गंगा घाटी। सीधा पंजाब के रास्ते के जरिए कोई भी बड़ा प्रतिरोधी से नहीं मिला। कि कोई अगर विशाल प्रतिरोधी होता, जैसे मान लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक या उसका जो उत्तराधिकारी था वो मजबूत स्थिति में रहता, तो तैमूर लंग को रोक सकता था। मंगोल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका अलग से पढ़ाऊंगा। मंगोल आक्रमण बार बार हुए, लेकिन मंगोल आक्रमण को रोका गया, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने रोका। लेकिन मंगोल को तो रोक दे रहे थे, तैमूर लंग को ऐसा कोई भी बड़ा सा प्रतिरोध या मजबूत शासक इस क्षेत्र में पूरा नहीं मिला। ना तो पंजाब में मिला, ना ही गंगा की घाटी में मिला। रिजल्ट है, इसने दिल्ली विजय किया। दिल्ली विजय किया और हिंदू हो मुसलमान हो सारे की हत्या की। बहुत पैसा लूटा इसने तैमूर लंग, और भारत से पैसा लूट लूट के वापस चला गया फिर अपना देश। तो दिल्ली विजय कर लिया, लेकिन दिल्ली में इसने न्यू अर्थात दिल्ली में ही इसने गद्दी पे कब्जा नहीं किया, बैठा नहीं। चाहता तो आराम से आसानी से बैठ सकता था और दिल्ली सल्तनत को सब समाप्त कर ही चुका था। पूरा उत्तर भारत से लेके अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक तैमूर शासक बन सकता था। लेकिन ये बैठा नहीं तैमूर। और ये आक्रमण कब का है, भारत में कोई पूछता है कि तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया, 1398 की बात है इसने आक्रमण किया। तो दिल्ली की सत्ता पे इसने, मुल्तान का एक गवर्नर है खिच खां, यही पूछता है, मुल्तान का गवर्नर था जो इसका सहयोगी था। और जब भी विदेशी आक्रमण करते थे तो इनको आक्रमण करने के लिए कोई ना कोई सहयोगी भारत से ही मदद करता था। जैसे मुल्तान का गवर्नर खिजर खां, इसने मदद किया, खिच खां कह लीजिए या खिजर खां, इसने मदद किया तैमूर लंग की। और अंत में मुल्तान का गवर्नर जो खिजर खां था, इसको दिल्ली सल्तनत पे काबिज किया और इसने सैयद वंश की नींव रखी। यही है सैयद, जो आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे थे, सैयद वंश। बाद में लोधी वंश आया, तो सैयद वंश, इसकी स्थापना खिजर खां ने की है। तो खिजर का था कौन, मुल्तान का गवर्नर। बैठाने का काम किसने किया, तैमूर लंग ने किया। और अंत में तैमूर लंग गया कैसे, तो बोलेंगे दिल्ली से हरिद्वार गया, हरिद्वार से नागरकोट और जम्मू, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र का अनुसरण कर रहा है। सीधा मैदान क्षेत्र से तो अटैक किया था, लेकिन गया था वापस पहाड़ी क्षेत्र से। ये बहुत ही खतरनाक शासक था तैमूर लंग। निरंकुश था, अत्याचारी था और कुशल योद्धा था। सैन्य ट्रेनिंग पूरी तरीके से प्राप्त किया हुआ था, अपने रणनीति योजना के लिए जाना जाता था। भारत में विदेशी आक्रमणकारी में जो भारत के अंदर बसे नहीं, भारत को लूटा, उसमें एक तैमूर का भी नाम आता है, तैमूर लंग का। और इतना निरंकुश निर्दयी, ना तो किसी धर्म को मानता था, ना ही लोगों को मानता था, ना ही नैतिकता में इसके कोई विश्वास था। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी हत्या की थी, कत्लेआम मचाया था दिल्ली के अंदर में इसने। तो बाद में सत्ता किसे सौंप गया, खिच खां को सौंप गया। खिच खां ने सैयद वंश की नींव डाल दी। और इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है कि सैयदों के बारे में आपको कुछ पढ़ना है, कभी नहीं पूछेगा ये सब। बस इतना पूछता है कि वंश कौन था, वंश लाइन सीक्वेंस में देगा। तो तुगलक वंश के बाद आपको लगाना है कि सैयद वंश का शासन आया था। बस यही है आज के लिए। बने रहिए तब तक के लिए टू डू आईएएस में। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।